बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हनुमान सदीक और आज हम 10th की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 14 इसके एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं। 14.1 फ्रॉम वेयर डज द एनर्जी कम व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट। जब एक लिक्विड वेपर के अंदर तब्दील होता है तो वो जो एनर्जी वो यूज़ कर रहा होता है तो वो कहाँ से आती है। तो इसका आंसर वैसे बुक में भी मौजूद है कि जो लिक्विड है जब उसको वेपर में तब्दील होना होता है तो वेपोरेशन के लिए एनर्जी इनसाइड ऑफ द मॉलिक्यूल आती है, यानी मॉलिक्यूल्स के अंदर से ही एनर्जी वो पूरी हो जाती है, उसको मिल जाती है। तो वेपोरेशन में क्या होता है कि एक लिक्विड तब्दील होता है गैस के अंदर या कह लें कि आप वेपर्स के अंदर तब्दील होता है, तो इसको जो एनर्जी मिल रही होती है ये इनसाइड द मॉलिक्यूल में भी होती है, इनसाइड द मॉलिक्यूल्स। तो इसका आंसर देख लेते हैं। वेपोरेशन रिक्वायर्स स्मॉलर अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज प्रोवाइडेड फ्रॉम इनसाइड द लिक्विड, यानी इसको ये जो एनर्जी की मिकदार चाहिए ये इसको लिक्विड के अंदर से ही दूसरे मॉलिक्यूल से मिल जाती है। दिस एनर्जी इज यूटिलाइज टू चेंज द लिक्विड इनटू वेपर। तो ये जो एनर्जी है इसको इस्तेमाल करके लिक्विड वेपर के अंदर तब्दील हो जाता है। 14.2 है, इज कंडेंसेशन एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या कंडेंसेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है या नहीं है। कंडेंसेशन क्या होती है, ये ऐसा अमल है जिसमें एक गैस जो है या जो वेपर्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं लिक्विड के अंदर, यानी गैस के वेपर कंडेंस होते हैं, इनकी एनर्जी डिक्रीज होती है तो तब जाके ये लिक्विड के अंदर तब्दील होते हैं। वेपर जो होंगे वो डिक्रीज होती है उनकी काइनेटिक एनर्जी। तो या दूसरे अल्फाज में यूँ कह सकते हैं कि ये जब लिक्विड के अंदर जा रहे होते हैं तो ये अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहे होते हैं। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज हो उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। तो कंडेंसेशन जो है बेसिकली ये सवाल का आंसर ये होगा कि नो, कंडेंसेशन इज नॉट एंडोथर्मिक प्रोसेस, इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एनर्जी इज रिलीज एज गैस पार्टिकल स्लो डाउन। तो गैस मॉलिक्यूल की एनर्जी जो है होती है वो खारिज हो रही होती है एंड कम टुगेदर टू फॉर्म अ लिक्विड, जब वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं और लिक्विड के अंदर तब्दील हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई नेफ्थलीन बाल्स डिस्पेयर आफ्टर सम टाइम। नेफ्थलीन बाल्स होती हैं अगर इनको थोड़ी देर के लिए रख दिया जाए तो ये डिसअपियर क्यों हो जाती हैं, गायब क्यों हो जाती हैं। नेफ्थलीन को नेफ्थलीन बाल्स होती हैं, इनको इंसेक्ट्स को भगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर इनको थोड़ी देर के लिए पड़ा रहने दें तो ये डिसअपियर हो जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि इनके अंदर सब्लिमेशन हो रही होती है। और सब्लिमेशन क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड कन्वर्ट होता है डायरेक्टली इनटू गैस या वेपर्स। तो जैसे ही आप नेफ्थलीन को थोड़ी देर के लिए रखेंगे, क्योंकि ये बाल सॉलिड होती हैं तो ये थोड़ी देर के बाद ये वेपर्स के अंदर तब्दील होना शुरू हो जाती हैं, तो इसलिए ये डिसअपियर हो जाती हैं। तो आंसर इसका ये बनेगा, इट इज बिकॉज दे अंडरगो सब्लिमेशन चेंजिंग डायरेक्टली फ्रॉम अ सॉलिड स्टेट टू अ गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर, और जो टेम्परेचर होगा वो रूम टेम्परेचर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14.4, व्हाई डज टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग अ फेज चेंज। एक फेज चेंज के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है, उसके अंदर चेंज क्यों नहीं आ रहा होता। तो फेज हमारे पास बेसिकली सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस। फेज चेंज में हमने टॉपिक के अंदर भी ये डिस्कस किया था कि एक सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड के अंदर और लिक्विड कन्वर्ट होगा गैस के अंदर, तो ये ट्रांजिशन जो है वो कॉमन हो रही होती है। तो ओवरऑल जो है इन ट्रांजिशन में टेम्परेचर चेंज नहीं होता। उसकी रीज़न ये है कि जो भी एनर्जी हम देंगे
सॉलिड को देंगे तो जब वो लिक्विड में तब्दील जब होएगा तो ये जो एनर्जी होगी वो सॉलिड के मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए यूज होगी, यानी इसके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनको उनके ऊपर ओवरकम करने के लिए जो है वो यूज होगी और फिर जाके वो लिक्विड के अंदर तब्दील होगा। अब लिक्विड के अंदर भी जैसे आप उसको एनर्जी देंगे तो वो भी क्या होगी कि जितनी एनर्जी उसको दी जाएगी वो गैस के अंदर तब्दील होने में यूज करेगा और उसके अपने जो टेम्परेचर है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसलिए ओवरऑल जो ट्रांजिशन के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ड्यूरिंग अ फेज चेंज टेम्परेचर remains constant because all added heat is used to overcome intermolecular forces and break or form molecular bond। तो जितनी एनर्जी इसको दी जा रही होती है वो उसको यूज करता है टू ओवरकम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर गालिब आने के लिए, ओवरकम करने के लिए, एंड ब्रेक और तोड़ने के लिए, और फॉर्म और बनाने के लिए मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14.5, इज इट पॉसिबल टू कंप्रेस अ लिक्विड लाइक अ गैस? क्या एक गैस की तरह एक लिक्विड को कंप्रेस करना पॉसिबल है या नहीं है? लिक्विड के अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक कंटेनर है और उसके अंदर लिक्विड पड़ा है, तो मॉलिक्यूल इसमें आपस में करीब करीब होते हैं, इनके दरमियान जो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं वो बहुत कम होती हैं। लेकिन गैस में देखा जाए तो मॉलिक्यूल इसमें दूर दूर होते हैं, एम्प्टी स्पेसेस यानी खाली जगह बहुत ज़्यादा होती हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल को जब आप कंप्रेस करेंगे तो मॉलिक्यूल आपस में करीब करीब आ जाएंगे, इनका वॉल्यूम कम हो जाएगा। लेकिन लिक्विड में मॉलिक्यूल चूंकि पहले ही आपस में क्लोज होते हैं तो उनको कंप्रेस करना तकरीबन इम्पॉसिबल होता है। तो आंसर हम इसके ये देखेंगे, नो, लिक्विड्स हैव वेरी लिटिल एंड एम्प्टी स्पेसेस between particle as compared to gases, making them almost incompressible। इनको कंप्रेस करना तकरीबन नामुमकिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू चेंज द टेम्परेचर एट विच वाटर बॉयल्स इन एन एक्सपेरिमेंट इन यूर लैब? कि आप लैब के अंदर पानी को बॉयल कर रहे हैं तो क्या उसका आप टेम्परेचर यानी बॉइलिंग पॉइंट चेंज कर सकते हैं? तो बेसिकली जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेंज करेंगे तो उसके साथ बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होगा। तो आंसर बनेगा यस, वी कैन चेंज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बाय वेरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू रेज बॉइलिंग पॉइंट। वो कहता है कि आप जो है बॉइलिंग पॉइंट को चेंज कर सकते हैं जब आप वेरी करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेंज करेंगे। टू रेज बॉइलिंग पॉइंट, अगर आप बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीज प्रेशर को बढ़ा दें। तो लोअर बॉइलिंग पॉइंट, अगर आप इसको कम करना चाहते हैं, डिक्रीज द प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो इसको आप कम कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सीजन द वेट क्लॉथ गेट ड्राई आफ्टर रिलेटिवली लॉन्गर टाइम? कौन सा ऐसा मौसम है कि जिसमें आपको गीले कपड़ों को खुश करने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए? तो ये कॉमन सेंस का सवाल है कि गर्मियों के मौसम में जल्दी कपड़े जो है वो ड्राई हो जाते हैं, लेकिन सर्दियों के मौसम में वो ज़्यादा टाइम लेते हैं। दिस हैपन इन विंटर सीजन बिकॉज विंटर एयर हैज़ लोअर टेम्परेचर, क्योंकि विंटर के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, स्लोइंग द रेट ऑफ वेपोरेशन। इसी वजह से वेपोरेशन का जो रेट है वो भी कम हो जाता है, स्लो हो जाता है, क्योंकि वेपोरेशन जो है ये डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वेपोरेशन तेज़ होगी, अगर टेम्परेचर लो है तो वेपोरेशन स्लो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड व्हाट हैपन टू इट्स पार्टिकल व्हिच आर वाइब्रेटिंग? तो भाई एक सॉलिड को हीट किया जाए तो उसके पार्टिकल जो वाइब्रेशन की फॉर्म में होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो उनके साथ क्या होगा? तो इसका आंसर बनेगा, व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड इट्स वाइब्रेटिंग पार्टिकल अब्सॉर्ब थर्मल एनर्जी। जब आप सॉलिड को हीट करते हैं तो उसके जो पार्टिकल होते हैं वो थर्मल एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं एंड कन्वर्ट इट इनटू काइनेटिक एनर्जी, और इस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में
तब्दील कर देते हैं। इफ हीटेड एनफ, अगर इसको ज़्यादा हीट करें, दे ब्रेक फिक्स्ड बॉन्ड, उनके जो बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं, एंड मेल्ट इनटू अ लिक्विड, यानी सॉलिड जो है वो तब्दील हो जाएगा लिक्विड के अंदर, यानी मेल्ट हो जाएगा जब आप उसको एक काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। डू सॉलिड एंड लिक्विड डिफ्यूज लाइक गैसेस, क्या सॉलिड और लिक्विड गैस की तरह डिफ्यूज हो सकते हैं? यस, सॉलिड but solid and liquid diffuse much more slowly than gases due to presence of stronger intermolecular forces. डिफ्यूजन का प्रोसेस जो होता है वो सॉलिड के अंदर भी होता है और लिक्विड के अंदर भी होता है, लेकिन वो गैस की तरह फास्ट नहीं होता, क्योंकि लिक्विड के अंदर और सॉलिड के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो अगर हम इसका ऑर्डर बनाएं डिफ्यूजन का, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा सबसे ज़्यादा जो फास्ट होगा वो गैस के अंदर होगा, उसके बाद लिक्विड के अंदर तेज़ होगा, और सबसे कम जो इसका रेट है वो होगा सॉलिड के अंदर। रीज़न ये है कि गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे वीक होती हैं, सॉलिड में कदरे स्ट्रॉन्गर होती हैं, तो इसी वजह से रेट जो है वो मीडियम होता है। लेकिन सॉलिड में चूंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो इसमें डिफ्यूजन का प्रोसेस जो होता है वो बहुत स्लो होता है, ना होने के बराबर होता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाई डू इज फॉर्म इन अर्ली आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कि सुबह के वक्त ही जो है वो ड्यू है, ये जो ओस पड़ती है वो सुबह के वक्त ही क्यों होती है, यानी जब आप दोपहर के टाइम या शाम के वक्त क्यों नहीं हो रही होती? तो इसकी रीज़न ये है, एट नाइट द एयर कूल डाउन, रात के बाद हवा ठंडी हो जाती है, कूल्ड एयर कैन नॉट होल्ड एज मच वाटर वेपर एज वार्म एयर, तो ठंडी हवा वाटर के वेपर को ज़्यादा जो है वो होल्ड नहीं कर सकती जितना कि गर्म हवा के अंदर वाटर वेपर मौजूद होते हैं। सो द एक्सेस वाटर वेपर कंडेंस इनटू लिक्विड, जो ज़्यादा वेपर जो है वो कंडेंस होकर ठंडे होकर लिक्विड के अंदर तब्दील हो जाते हैं, जिसको हम ड्यू कहते हैं, ऑन कूल सरफेस, ठंडी जगह के ऊपर, क्योंकि सुबह के वक्त सारी जो सरफेस है वो कूल डाउन हुई होती है, तो जो वेपर्स हैं वो कंडेंस होकर उसी सरफेस के ऊपर पड़ जाते हैं, और इसलिए हमें ड्यू ड्रॉप जो है वो नजर आ रहे होते हैं।